वेलकम टू द सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और यहाँ पर जो आपको जीएस के पोर्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जीवीएस के जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आपके बाकी क्वेश्चंस भी यहाँ से सही हो सके, ठीक है। जितना आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार देने की कोशिश किया कीजिए एक्सप्लेनेशन को, और पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, इससे आपकी चीज़ें और भी स्ट्रांग होती हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कल कर लिए थे, इसके पहले के 18 क्वेश्चन हमने कल कर लिए हैं। आज हम 19वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? पहले नंबर पे बताइए कौन है, और दूसरे नंबर पर कौन है, और तीसरे नंबर पर जनसंख्या की बात की जा रही है कि किस देश की जनसंख्या तीसरे नंबर पर है। बताओ, इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो आप सभी जानते होंगे कि अगर हम बात करें दुनिया की, विश्व की में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो आप कहेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है, प्रथम नंबर पर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर भारत दूसरे नंबर पर आता है, अरबों में जनसंख्या है। अब तीसरा कौन सा है ये पूछा गया है, तो याद रखना तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगर हम पिछले दशक की बात करें तो पिछले दशक में विकसित देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी देश की बड़ी है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। विकसित देशों की बात कर रही हूं, अगर विकसित देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसी देश की बड़ी है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी है अगर हम बीते दशक की बात करें, ठीक है। अगर हम बीते दशक की बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो कहां पर बड़ी है? सी, मतलब कहां की बड़ी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडोनेशिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये सब बाद में आते हैं, ये सभी आपके बाद में आते हैं, ये ध्यान रखना। तो 3 देशों की बात की गई है, तीनों देशों में कौन पहले नंबर पर आता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात जिसे आप यूएई कहते हो, यूएई, यूएई का कौन सा एक अमीरात नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात मतलब अरब के संयुक्त अमीरात को मिलाकर बना है संयुक्त अरब अमीरात। अब इनमें से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात में शामिल नहीं है ये पूछा गया है। कौन सा संयुक्त अरब अमीरात में शामिल नहीं है ये बताइए। आबू धाबी, शारजहां, मस्कट, दुबई। तो अगर हम दुबई की बात करें, दुबई भी संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात है, आबू धाबी भी है, शारजहां भी है, लेकिन मस्कट नहीं है। मस्कट क्या है? ओमान की राजधानी पता है क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कट। मस्कट क्या है? ओमान की, यहां से लिखिए, ओमान की राजधानी है ये, ओमान की राजधानी है मस्कट, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, दिसंबर की अगर हम बात करें, दिसंबर 1971 में संयुक्त राज्य अमीरात की हम बात करें, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात में 6 अमीरात शामिल किए गए, ठीक है। कब? दिसंबर 1971 में संयुक्त राज्य अमीरात की बात की गई है, ठीक है। ओहो, यहां पर लिखे संयुक्त अरब, पूरा लिखे संयुक्त अरब अमीरात में कितने? 6 अमीरात शामिल किए गए, और उन 6 अमीरात में कौन है? 6 अमीरात शामिल किए गए, कौन कौन से हैं 6 अमीरात? तो 3 तो यहीं पर मेंशन कर दिए गए, आबू धाबी, ठीक है, आबू धाबी, दुबई, ये हो गया आपका। जैसे यहां पर देख लो, आबू धाबी, शारजहां, ठीक है, दुबई, दुबई हो गया, जमान हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका हो जाता है उम अल बचैन,
अल क्वैन, ठीक है, और लास्ट होता है आपका फुजरैहा। ठीक है, ये 6 शामिल हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी संयुक्त अरब अमीरात, 6 अमीरात शामिल हुए। कब? 1900 दिसंबर में। इनमें अबू धाबी, शारजहां, दुबई, अजमान, अल क्वैत, फुजरह। लेकिन इसमें एक और 7वां अमीरात भी शामिल हुआ। 7वां अमीरात कौन सा है? 7th अमीरात कौन सा है? रस आल, सॉरी रास आल, रास आल हैमा। ये कब शामिल हुआ? ये 1972 में शामिल हुआ। ठीक है, 1972 में शामिल हुआ, ये ध्यान रखना, ये 1972 में शामिल हुआ। ठीक है, 1972 में कौन शामिल होता है? रास अल खैमा, जो 7वां अमीरात है, ये 1972 में शामिल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी क्या है? कैपिटल्स और करेंसी आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल्स और करेंसी आपको पता होनी चाहिए। बहरीन की राजधानी क्या है ये बताओ। बेरूत, मनामा, दोहा, अंकारा। टर्की की राजधानी क्या है? दोहा की राजधानी क्या है? मनामा किसकी राजधानी है? जल्दी से बताओ। बहरीन की राजधानी क्या है? जल्दी से बताएंगे। अंकारा, दोहा, मनामा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो मनामा बहरीन की राजधानी है, साथ ही साथ ये सबसे बड़ा शहर है। बहरीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बहरीन का सबसे बड़ा शहर भी मनामा है, ये भी ध्यान रखना। बहरीन का सबसे बड़ा शहर, बहरीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मनामा है, और राजधानी भी है। ठीक है, और राजधानी भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो इसकी जनसंख्या भी अब पहले से काफी बढ़ चुकी है, लगभग 2 लाख से ऊपर की हो चुकी है। ठीक है, लगभग 2 लाख से ऊपर की हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना। ये अगर हम मनामा की बात करें, ये एक विविध आबादी वाला शहर है, विविध आबादी वाला शहर है, बहुत ही, अगर हम यहाँ पर बात करें, लिखिए करेक्ट पॉइंट लिखिए, बहुत ही विविध आबादी वाला, मतलब तरह तरह की आबादी, विविध, विविध आबादी वाला शहर है, आबादी वाला शहर है। कौन सा है? मनामा की बात की जा रही, बहुत ही विविध आबादी वाला शहर है। कौन सा? मनामा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मनामा क्या है? बहुत ही विविध आबादी वाला शहर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अंकारा किसकी राजधानी है बताइए? अंकारा किसकी राजधानी है? टर्की। टर्की की राजधानी क्या है? दोहा, कतर। बेरूत की राजधानी क्या है ये बताइए? बेरूत की राजधानी क्या है? जल्दी से बताएंगे। मैंने कहा है सारे जितने देश हैं उनकी करेंसी और उनकी कैपिटल्स आपको जरूर पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो दिक्कत है, क्योंकि प्रश्न एक बनेगा ही बनेगा, 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। लेबनान, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। ठीक है, तुर्की की महानगरीय राजधानी क्या है? अंकारा है। देश के मध्य अनातोलिया क्षेत्र में स्थित है। ये कहां पर क्षेत्र स्थित है? अनातोलिया क्षेत्र में स्थित है, अनातोलिया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है? महानगरीय राजधानी है। ठीक है, ये एक महानगरीय राजधानी है। कौन सी? टर्की की राजधानी ओंकारा की बात की जा रही है। जब हम कतर की बात करें तो इसके बारे में बताओ, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, कतर की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोहा कतर। ठीक है, कतर की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला देश है, सबसे अधिक आबादी वाला ये क्या है? शहर है, ये भी ध्यान रखना। सबसे अधिक, दोहा सबसे अधिक आबादी कहाँ है? कतर की सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, आबादी वाला शहर है। सबसे अधिक पूरे विश्व में नहीं, मतलब कतर का, कतर में सबसे अधिक आबादी अगर पूछी जाएगी तो उसकी राजधानी दोहा में है। लेबनान की बात की जाए तो लेबनान बताओ, ये सबसे बड़ा प्रांत है। बेरूत क्या कहेंगे? सबसे बड़ा
प्रांत, ठीक है, सबसे बड़ा प्रांत है ये बेरूत, ठीक है। करेंसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो करेंसी बता दीजिए कहां पर क्या चलती है, करेंसी कहां पर क्या चलती है, क्योंकि दोनों हमें कवर करने हैं, एक तो कैपिटल्स भी और करेंसी भी। तो आप बताओ करेंसी क्या है यहाँ पर। तुर्की की, ठीक है, दोहा की और बेरूत की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है। जैसे राजधानी आपने पढ़ ली वैसे ही आपको मुद्राएं भी पता होनी चाहिए, जल्दी से बताएं। तुर्की का तो आपको पता होना चाहिए, तुर्की से ही शुरू होता है, क्या नाम है उसका, तुर्की लीरा कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तुर्की लीरा कहा जाता है। जल्दी से बताएं यहां पर, फटाफट से बताएं। लेबनान की मुद्रा क्या है, लेबनान की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, जल्दी से बताएं। कतर की रियाल है, टर्की की क्या है, टर्की लीरा, मतलब लीरा है यहाँ की मुद्रा, ठीक है। लेबनान की बात की जाए तो यहाँ पर पाउंड चलता है, लेबनीज पाउंड, ठीक है, लेबनीज पाउंड, पाउंड चलता है, लेबनीज पाउंड करके बोला जाता है लेबनान में। और कतर का रियाल तो कतर रियाल बोल दिया जाता है, और तुर्की की है तो इसलिए टर्की लीरा बोल दिया जाता है। फिलहाल लीरा, पाउंड और रियाल इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बहरीन की मुद्रा क्या है, बहरीन की मुद्रा क्या है, बहरीन की मुद्रा क्या है, दीनार चलता है यहाँ पर, बहरीन में दीनार चलता है, बहरीन में दीनार चलता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, बहरीन में दीनार चलता है, लेबनान में पाउंड चलता है, कतर में रियाल चलता है, टर्की में लीरा चलता है, ठीक है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष आपसे पूछी जा रही है, कौन है, जल्दी से बताएंगे। पहली आपसे पूछा गया पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, ये मैंने बताया हुआ है, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पहली महिला प्रधानमंत्री के बाद 1966 में बनती हैं ये, एक मिनट रुकिए। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। यहां पर बताओ पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, और ये कितनी बार लोकसभा अध्यक्ष नहीं है ये भी बताओ। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन, किसकी बात की गई है, फटाफट से आंसर करके बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। मीरा कुमार थी, ठीक है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है वो मीरा कुमार थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। कब चुनी गई थी, 3 जून, 3 जून भले ही ना याद रखो, यहां पर याद रखना है आपका कि 2009 को लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है, 2009 में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने किसकी जगह ली थी, सेवानिवृत्त सोमनाथ चटर्जी की जगह पर आई थी, ये किसकी जगह पर आई थी, सोमनाथ चटर्जी। इनसे पहले कौन थे, तो सोमनाथ चटर्जी थे, सोमनाथ चटर्जी इनसे पहले लोकसभा के स्पीकर थे, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष की बात कीजिए कौन थे, सोमनाथ चटर्जी थे लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और उसके बाद पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनती है मीरा कुमार, जो कब बनती है, 2009 में बनती है, ठीक है, 2009 में बनती है। लोकसभा के लिए फिलहाल मीरा कुमार को 5 बार चुना गया था, ठीक है, 5 बार चुना गया था। ये किसकी बेटी थी मीरा कुमार, मीरा कुमार किसकी पुत्री थी, इनके पिताजी अगर आपको याद होगा स्वतंत्रता से पहले एक नाम आता है, ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें भी जो उसमें एक नाम आता है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं की ये पुत्री थी, तो उनका नाम अति महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना। इनके पिता का नाम क्या था, भारत के जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहते हैं बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम की बेटी है, जगजीवन राम, ठीक है, पिता हैं इनके,
बाबू जगजीवन राम मीरा कुमार के पिता का नाम था। ठीक है, और बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, आपको पता होगा सुषमा स्वराज की बात की जाए तो राजनीतिज्ञ और साथ ही साथ ये सर्वोच्च न्यायालय की वकील भी रही हैं। एससी की मतलब सुप्रीम कोर्ट की वकील रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय की वकील भी रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय की वकील भी रही हैं। ठीक है, इनके बारे में बात की जाए तो ये भाजपा की एक वरिष्ठ नेता है, बीजेपी की वरिष्ठ नेता थी। अब इनका देहांत भी हो चुका है, ये भी ध्यान। प्रतिभा पाटिल की बात की जाए, देश की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत स्वतंत्र भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सुमित्रा महाजन, हाँ सुषमा स्वराज के बारे में बात कर लेना। ये क्या थी, ये क्या थी, विदेश मंत्री भी रही हैं। इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला विदेश मंत्री की बात की जाएगी तो सुषमा स्वराज की बात की जाएगी। बीजेपी में विदेश मंत्री रही हैं, विदेश मंत्री नहीं है। पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो वो इंदिरा गांधी थी, लेकिन अगर दूसरी महिला विदेश मंत्री की बात की जाएगी तो सुषमा स्वराज थी, भाजपा के टाइम। ठीक है, मोदी के टाइम, मोदी जी ने इन्हें विदेश मंत्री बनाया था। ठीक है, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते टाइम। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं प्रतिभा पाटिल की, तो आपको पता है देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जो कब बनती हैं, जो 2007 से 2012 तक रहते हैं। 2007 से लेकर 2012 तक, इसको 2012 तक रहते हैं। ठीक है, सुमित्रा महाजन कौन है बताइए, सुमित्रा महाजन कौन है? तो ये मोदी जी जब विस्तार मंडल करते हैं तो ये क्या रहते हैं, लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं, लोकसभा की, लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। कब? 2014 से लेकर 2019 तक ये लोकसभा की अध्यक्ष रहती हैं। कौन? सुमित्रा महाजन। ठीक है, सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो सुमित्रा महाजन की बात की जाएगी। ठीक है, सुमित्रा महाजन की बात करी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? यहां पर कहा गया है कि 1857 का जो आपका सिपाही विद्रोह है वो किस शहर में हुआ था, मूल रूप से ये बताना है। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, मेरठ। तो विद्रोह किस शहर में हुआ था, शुरू किस शहर में हुआ था, बेसिकली हम वहां से बात करेंगे तो मेरठ में हुआ था। कहां से हुआ था? मेरठ से होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप डालेंगे मेरठ से शुरू होता है। ठीक है, ये सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिसे सिपाही विद्रोह, इसको क्या कहा गया है? इसको सिपाही विद्रोह कहा गया है, सिपाही विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह दोनों कहा गया है इसको, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये व्यापक तौर पर विद्रोह जो है ये व्यापक स्तर पर किया गया, लेकिन असफल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जो पार्टिसिपेशन है
उस लेवल का नहीं मिल पाया जिस लेवल का मिलना चाहिए था। सबने सपोर्ट नहीं करा। अदरवाइज किसान वर्ग ने, जैसे इस आंदोलन में कोई किसान और मजदूर वर्ग की बात की जाए तो उसने इस आंदोलन में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। आपको पता है कई बड़े राजाओं ने, जो उस टाइम के थे रियासतों के राजाओं ने भी इस विद्रोह को पूरी तरह से नकार दिया। इवन उन्होंने अंग्रेजों की हेल्प करी। उन्होंने अंग्रेजों, इंदौर के होलकर हो गए, ठीक है, तो इस तरीके के लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर भारत का सपोर्ट ना करके किसका सपोर्ट किया था, अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। तो ये इसका आप ये ध्यान रखना। ये कैसा था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल आंदोलन, लेकिन असफल आंदोलन, सफलता नहीं मिली, ठीक है, असफल आंदोलन, ठीक है। होता क्या है, ये क्यों शुरू होता है, ये क्यों शुरू होता है, क्योंकि एक वो एक हम कहेंगे एक बात जो है वो लोगों में चल जाती है कि जो कारतूस दिए जा रहे हैं वो क्या है, सुअर और गाय की चर्बी को मिक्स करके बनाए। और पहले के कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ता था, फिर बंदूक में लगाना पड़ता था। तो मुस्लिम्स भी इस चीज से नाराज हुए, और हिंदू भी, हिंदू गाय की वजह से और मुस्लिम सुअर की वजह से, ठीक है। गाय और सुअर की चर्बी को मिक्स करके बनाए जाते थे, और लोगों में ये बात फैल गई कि ये जो कारतूस हैं वो गाय और सुअर की चर्बी को मिक्स करके बनाए जा रहे हैं, और ऐसा इसलिए करा जा रहा है ताकि हमें हमारे धर्म से अलग किया जा सके, हमें हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा सके, ठीक है। मतलब धार्मिक रूप से भी हमारे में इंक्लूड होना चाहते हैं, अपना विस्तार चाहते हैं, इसलिए किया जा रहा है। तो वहां के सिपाहियों ने क्या कर दिया, वहां के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और जिसमें सबसे आगे कौन आ गए, सबसे आगे कौन आ जाते हैं, मंगल पांडे आते हैं, ठीक है। जिनमें सबसे पहले कौन आते हैं, मंगल पांडे आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फिर कहाँ गया, मेरठ से शुरू होता है, फिर ये दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली से आगरा, आगरा से कानपुर, और फिर लखनऊ में फैल गया। हर जगह ये फिर फैलता है, ठीक है। पहले शुरुआत मेरठ से होती है, और धीरे धीरे ये हर जगह फैल जाता है व्यापक रूप से, ठीक है। इवन जब 90 सिपाही थे, लगभग 90 सिपाहियों ने जब इसका विरोध किया, उन्होंने मना कर दिया ये काम करने से, तो उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, उनका मार्शल कर दिया जाता है, यानी 10 साल के लिए उन्हें क्या कर दिया जाता है, 10 साल के लिए उन्हें अलग कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना, 10 साल के लिए उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें कैद कर दिया जाता है, कि भाई तुम सिपाही से हटके अब तुम कैद रहोगे, अब तुम कैद रहोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1857 का विद्रोह कितने समय तक चलता है, तो लगभग 1 साल तक, लगभग 1 वर्ष तक चलता है, फिर दबा दिया जाता है। लगभग 1 ईयर तक ये चला है, ठीक है। 1858 के मध्य तक दबा दिया जाता है, 1858 के मध्य तक दबा दिया जाता है, ठीक है। 1858 के मध्य तक दबा दिया जाता है। इसके बारे में और कुछ प्रमुख फैक्ट देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे जुड़े फैक्ट जो है वो पूछे जा सकते। चलिए, इससे जुड़े अन्य फैक्ट अगर हम देखें, तो आपको पता है मेरठ से ये कब शुरू किया गया था, मेरठ से ये कब शुरू किया जाता है, मेरठ से ये कब शुरू किया जाता है, तो आप कहेंगे ये शुरू किया जाता है 10 मई को, ठीक है। 10, यहाँ पर देख लीजिए, 10 मई को ये मेरठ से शुरू करा जाता है। कब, 10 मई से ये मेरठ से शुरू किया जाता है, और कब आ जाता है भाई, 12 मई को, 1850, 12 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंच जाता है, ठीक है। विद्रोही को, जो विद्रोही लोग होते हैं जो ये आंदोलन को चला रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, 18 मई 1857 को विद्रोहियों का दिल्ली पर कब्जा हो जाता है, विद्रोहियों का दिल्ली पर कब्जा, दिल्ली पर कब्जा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसका अगर हम बात कर रहे हैं, 1857 जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें हमने प्रतीक क्या रखा था, प्रतीक कमल और रोटी को प्रतीक के रूप में रखा था, ठीक है। प्रतीक क्या था, तो आप कहेंगे प्रतीक कमल और रोटी, कमल और रोटी को प्रतीक रखा गया था,
ठीक है, कमल और रोटी को प्रतीक रखा गया था, ये ध्यान रखना। क्यों शुरू होता है? 1857 के बैरकपुर छावनी में कुछ सिपाही हैं, जब उनको पता चलता है कि गाय और सुअर की चर्बी से मिक्स ये कारतूस चलाए जा रहे हैं, तो वो विरोध करते हैं इस चीज का, वो इस चीज का विरोध करते हैं और कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर देते हैं। अब इसी में मंगल पांडे जो है वो क्या करते हैं, वो हत्या कर देते हैं। ठीक है, मंगल पांडे एडजेंट की हत्या कर देते हैं। हत्या कर देने पर पूरा बवाल शुरू हो जाता है, हत्या कर देने पर फिर पूरा बवाल शुरू हो जाता है। मंगल पांडे को तो फांसी मिलती ही मिलती है और उससे और भी ज्यादा लोग भड़क जाते हैं और ये विद्रोह जो है वो शुरू हो जाता है व्यापक तौर पर। ठीक है, व्यापक तौर पर शुरू हो जाता है। अच्छा जॉन, ये सिपाही विद्रोह था, ये किसने कहा है? केवल सिपाही विद्रोह, तो जॉन लॉरेंस और सीले ने इसको क्या कहा है कि सिर्फ ये एक सिपाही विद्रोह था। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा है? बताइए, प्रश्न बनते हैं इसलिए लिखना जरूरी है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई ये किसने कहा है? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई ये किसके द्वारा कहा गया है? जल्दी से बताएं। तो बीडी सावरकर ने कहा है, बीडी सावरकर ने इसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कह के बताया है, लड़ाई कह के बुलाया है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो किसने सपोर्ट नहीं करा था 1857 के जो विद्रोह था, तो आप याद रखना किसने नहीं किया था। ठीक है, नहीं जो समर्थक नहीं थे इस विद्रोह के समर्थक नहीं थे, तो वो कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, यहां पर ही लिख लो, इंदौर के होलकर, इसके बाद हम बात करेंगे हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, ठीक है, भोपाल के नवाब, ठीक है, कश्मीर के महाराजा। इन्होंने इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था, इवन अंग्रेजों की हेल्प की थी। ठीक है, कश्मीर के महाराजा, इन्होंने इस आंदोलन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। इवन किसका सपोर्ट किया रहा था? इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, अंग्रेजों की गुलामी की थी। ठीक है, अंग्रेजों की गुलामी की थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसका जब 1857 के विद्रोह को दबा दिया जाता है, तब क्या किया जाता है भाई? कंपनी का शासन लागू हो जाता है। इसका जब 1857 के विद्रोह को दबा दिया जाता है तो कैनिंग उस टाइम के वायसराय बनते हैं और फिर क्या किया जाता है? कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है, भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है, यहीं से याद रखिएगा। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? खांडवी की बात की गई, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या बिहार। खांडवी किसके कहां पर, किस स्टेट में आती है भाई? किस स्टेट के अंतर्गत? तो गुजरात में आती है। खांडवी की अगर हम बात करें तो गुजरात में आती है, ये ध्यान रखना। खांडवी को और क्या क्या कहते हो? तो खांडवी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। खांडवी को पटुली, इसको दही बड़ा, ठीक है, और क्या कहते हो? सुरलीची बड़ी, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाम से जाना जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। वो कौन सा अखबार है? जल्दी से बताएं, वो कौन सा अखबार है? दैनिक भास्कर, उदंत मार्तंड, देशबंधु या पत्रिका? अगर आप ये ना बता पाओ तो मतलब क्या करा जाएगा, बताओ। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक कौन थे ये भी बता दीजिए, इसके संपादक कौन थे? 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। भारत का पहला हिंदी भाषा में अखबार कौन सा था? उदंत मार्तंड था।
पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है, ये नाम भी याद रखना है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ये नाम भी ध्यान रखना है। यहाँ पर उदंत मार्तंड की बात की जा रही है। पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, पहली बार 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से हुआ था। ये कोलकाता का साप्ताहिक पत्र था, मतलब सप्ताह में एक बार निकलने वाला पत्र था। कोलकाता में संपादन होता है कोलकाता का साप्ताहिक पत्र, कोलकाता का ये साप्ताहिक पत्र था, ठीक है। इसका संपादन किसने किया था बताइए? प्रकाशक कौन था इसका? प्रकाशक पंडित जुगल किशोर शुक्ल, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। वो हर सप्ताह मतलब हर मंगलवार को इसका क्या करते थे? इसका प्रकाशन करते थे, इसका प्रकाशन करते थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, दैनिक भास्कर की बात करें तो ये एक भारतीय हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है, इसकी तो हटा दो, ठीक है। देशबंधु हिंदी का समाचार पत्र है, वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हमें पहला बताना था। हमें क्या बताना था? पहला बताना था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान रहा है? जल्दी से बताएं, कौन सी ऐसी फसल है जो उच्च गेहूं की फसल देती है हमें? इंदिरा सोना, लार्मा राजा, एराइज, तेज अंकुर। तो लार्मा रोजा की बात की जाए, लर्मा रोजा क्या है? लर्मा रोजा उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। और पूरे विश्व में बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। पूरे विश्व में बात की जाएगी तो विश्व में बात की जाएगी तो कौन है? विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग है, ये भी ध्यान रखना। नॉर्मन बोरलॉग की बात की जाएगी अगर विश्व में बात की जा रही है, ठीक है। गेहूं की उच्च पैदावार के लिए ये लगा था। बीजों की उपज देने के प्रकार यहां पर मेंशन किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? प्रारंभिक मसौदे की बात की जा रही है। जो 1948 में भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार हुआ था, प्रारूप तैयार हुआ था, वो किसने तैयार किया था? तो वो किसने तैयार किया था? व्यवहार राम मनोहर सिंह ने, नंदलाल बोस ने, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। आपको अगर ना याद हो तो बीएन राव का नाम सुनते हो ना, बीएन राव का नाम, इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। तो फरवरी 1948 ईस्वी में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो बीएन राव के द्वारा तैयार किया जाता है, जिनका पूरा नाम जो है बेनेगल नरसिंह राव है। क्या है पूरा नाम? बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या थे? ये एक सिविल सेवक भी थे, न्यायविद भी थे, ठीक है। इनके द्वारा ये तैयार किया जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? बीएन राव है, ठीक है। बीएन राव की बात की जा रही है, ये संवैधानिक सलाहकार हैं। और 1950 से लेकर 1952, ठीक है, तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। तक इन्होंने क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, भारत का प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। ये भारतीय संविधान के निर्माता कह सकते हो। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता जो है वो बेनेगल नरसिंह राव है, ठीक है। बेनेगल नरसिंह राव है, ये ध्यान रखना। कौन है? बेनेगल नरसिंह राव है, ये ध्यान रखना, ये भूलना मत। भारतीय संविधान के निर्माता है, ठीक है,
भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो बेनिगल नरसिंह राव। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन की बात की जा रही है कि ये जो पैलेस है वो किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर या जयपुर? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी की बात की जाए तो जयपुर है, आपको ये पता हो। दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से भी एक है उम्मेद भवन, दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में एक है। आवासों में एक कौन है? उम्मेद भवन। ठीक है, उम्मेद भवन की बात की जा रही है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर है उदयपुर। ठीक है, अब उम्मेद भवन कहां पर स्थित है ये बताओ। महल का एक हिस्सा ताज होटल के द्वारा प्रबंधित किया जाता है, ये पता है आपको? महल का, उम्मेद भवन का एक हिस्सा जो है वो ताज होटल के द्वारा प्रबंधित किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब कहां पर है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जोधपुर में है बच्चा। कहां पर है? ये जोधपुर में स्थित है उम्मेद भवन। कहां पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। इसका एक हिस्सा उम्मेद भवन का क्या है? एक हिस्सा एक संग्रहालय के रूप में है, एक संग्रहालय है। एक हिस्सा इसका क्या है? एक संग्रहालय है। ठीक है, इसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी? उम्मेद भवन की नींव की अगर हम बात करें तो नींव किसके द्वारा डाली गई थी? उम्मेद भवन की नींव बताइए, नींव कब डाली गई और किसके द्वारा डाली गई थी? जल्दी से बताएं फटाफट से। 18 नवंबर 1929 में किसके द्वारा डाली गई थी? जल्दी से बताएं। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा। महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? उम्मेद भवन कहा जाता है। भाई जो बनाएगा उसी के नाम पर तो रखा जाएगा। ठीक है, उसी के नाम पर तो रखा जाएगा। पैलेस को 3 कार्यात्मक भागों में विभाजित किया जाता है। एक शाही परिवार का निवास। पैलेस को 3 भागों में विभाजित, 3 भागों में विभाजन है पैलेस का, विभाजन। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा आपका शाही परिवार का निवास, निवास। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका शाही परिवार, एक लग्जरी ताज पैलेस होटल, ताज पैलेस होटल। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? एक संग्रहालय, एक संग्रहालय। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मैसूर, जयपुर नहीं, बाकी नहीं। बाकी क्या है? बाकी आपका नहीं है। अच्छा, जयपुर में क्या क्या स्थित है बताओ? जयपुर में क्या क्या स्थित है? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है, बहुत सुंदर लगता है रात में देखने में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। और जयपुर में क्या है? तो आप कहोगे यहाँ पर नाहरगढ़ किला। नाहर किला कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, आमेर किला कहाँ है? जयपुर में है। आमेर किला की अगर बात कर दी जाए तो आमेर किला भी जयपुर में है। जल महल कहाँ है? जल के अंदर एक महल बना हुआ है जो काफी टाइम से है, पर गला वगैरह कुछ भी नहीं है। जयगढ़ किला। ठीक है, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल। ठीक है, इसके अलावा बिरला मंदिर। ठीक है, तो ये सभी कहाँ है? ये जयपुर में है, ये सभी जयपुर में है, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, ये सभी जयपुर में है। उदयपुर में क्या क्या फेमस है, ये सब राजस्थान के ही हैं। उदयपुर में क्या क्या फेमस है, मैसूर कर्नाटका के, बाकी तीनों को हम बात कर रहे हैं। बताइए। जयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, ये ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस। यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं, पूर्व का वेनिस लिख लीजिएगा, या मैं ही लिख दूं भाई, वरना आप भूल जाओगे। पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लावणी की बात की गई है कि कौन से भारतीय राज्य का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जल्दी से बताएंगे। लावणी की बात की जा रही है, तो लावणी में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लावणी बेटा महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश, कथक को पता है, कथक। तमिलनाडु का भारतनाट्यम, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, ये भारतनाट्यम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम जरूर याद रखिएगा। और लावणी में क्या होती है, 9 गज की साड़ी पहनी जाती है। ठीक है, 9 गज की साड़ी पहनी जाती है, ये ध्यान रखना, मतलब बड़ी साड़ी होती है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए थे, अब तो रेल बजट और केंद्रीय बजट साथ में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, कौन सा अंतिम वर्ष था ये बताओ, कौन सा अंतिम वर्ष था। तो 2016 में भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे, 2017 से इनको कंबाइन कर दिया गया था कि रेल बजट के साथ ही केंद्रीय बजट साथ में आता है। ठीक है, रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों साथ में आते हैं, कब, 2017 से। ठीक है, 2017 से ये कर दिया गया कि भाई दोनों साथ में आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, वर्ष 1773 में 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वॉटसन या विलियम जॉर्ज वॉकर। 1773 से 1785 तक वॉरेन जो हेस्टिंग्स थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में आपको क्या याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स के, तो याद रखना ये भारत के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल थे। और इन्होंने क्या किया था बताइए, बंगाल के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल भी थे, बंगाल के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वास्तविक गवर्नर जनरल थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय किसको दिया जाता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य रखने की नींव, नींव रखने का किसे दिया जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है, ये नाम आपने याद रखना है। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और 1787 में इनमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा। ठीक है, 1795 में बरी कर दिया गया, कुछ इनका हुआ नहीं। ठीक है, कुछ इनका हुआ नहीं। 1814 में इन्हें प्रिवी काउंसलर बना दिया गया। 1814 ईस्वी में क्या किया जाता है, इनको प्रिवी काउंसलर बना दिया जाता है, इनका कुछ भी नहीं होता है। और मॉर्लेमेंटो सुधार आपको पता है, मॉर्लेमेंटो सुधार, लॉर्ड मिंटो मॉर्लेमेंटो, ये 1909 के टाइम आपको याद रखना है, 1909 के टाइम लॉर्ड मिंटो, मॉर्लेमेंटो सुधार जिसे कहा जाता है। ठीक है, मॉर्लेमेंटो सुधार जिसे कहा जाता है, 1905 से लेकर 1910 तक भारत के वायसराय रहे थे, भारत के वायसराय रहे थे, मॉर्लेमेंटो सुधार, मिंटो सुधार। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो कब रहे थे, 1905 से लेकर 1910 तक भारत के वायसराय, ब्रिटिश भारत था तब, ब्रिटिश भारत के वायसराय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए।
निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? निवेश योजना और इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहाँ पर है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई। तो इकरा का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है, गुड़गांव जिसे आप कहते हो, ठीक है, गुरुग्राम कहा जाता है बेसिकली, आप उसे गुड़ग्राम भी कहते हो, यहाँ पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें इकरा की तो 1991 में इसकी स्थापना होती है, 1991 में इसकी स्थापना होती है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर्यटन क्षेत्र को अवैध घोषित कर दिया है? किस पर्यटन क्षेत्र को अवैध घोषित कर दिया है कि भाई वहां पर पर्यटन पर जाना, पर्यटन के लिए जाना अवैध है? बताओ कौन सा आपका द्वीप ऐसा है? प्रसलिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, ट्रोमेलिन द्वीप या सेंटिनल द्वीप? कौन सा द्वीप ऐसा है जिस पर जाना पर्यटन को अवैध घोषित कर दिया? तो सेंटिनल द्वीप को, ठीक है, सेंटिनल द्वीप पर जाना अवैध घोषित कर दिया गया है, ये ध्यान रखना। कहां पर आता है ये? अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, अंडमान द्वीप समूह में आता है ये, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय द्वीप समूह है। कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, जो एक बे ऑफ बंगाल में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रसलिन की बात की जाए तो ये तो हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में, सेशल्स, हिंद महासागर में सेशल्स में एक द्वीप है ये, प्रसलिन द्वीप की बात की जाए। पेम्बा द्वीप अफ्रीका के तट पर, अफ्रीका के तट पर तंजानिया के जांजीबार द्वीप समूह का हिस्सा है, तंजानिया के जांबीबार, तंजानिया के जांजीबार द्वीप समूह का हिस्सा है। कौन सा? पेम्बा द्वीप की बात की जा रही है, ये पेम्बा द्वीप की बात की जा रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री पूछा जा रहा है, पहला बहुत महत्वपूर्ण होता है, पहला बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान रखना। कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री? फटाफट से बताओ। बलदेव सिंह थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है? किस नदी पर स्थित एक द्वीप है? जल्दी से बताएंगे कौन सी नदी पर स्थित एक द्वीप है? इसका निर्माण कब हुआ, किसने बनवाया, किसकी? ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो याद ही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इनके जो स्टैचू है उसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, ये भी ध्यान रखना। ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, यानी 597 फीट ऊंची है, ऊंची प्रतिमा, ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा में इसको गिना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कितने दायरे में है? 7 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, और इतना बहुत है, ठीक है, चलिए इतना बहुत है, करेक्ट। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू सो मच।